हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 11th फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज देखेंगे आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड, यानी ये मॉडर्न पीरियड में हमें कौन कौन सी आर्ट के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो कॉमनली जो आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी बार बार, एक होगी स्तूप, पिलर्स होंगे, ठीक है, अशोकन पिलर आपने सुना होगा, स्कल्पचर्स होंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे दो टर्म्स आएंगी, वन इज़ मोनोलिथ। लिथ आप देख चुके हो, लिथ का मतलब होता है स्टोन एंड मोनो का मतलब होता है वन, अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। फिर वहीं पे आप एक और टर्म सुनोगे, दैट इज़ पॉलीलिथ। पॉली का मतलब मैनी एंड लिथ का मतलब अगेन स्टोन। और यहाँ पे दो जो रिलीजन होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे, एक रहेगा आपका बुद्धिज़्म और दूसरा रहेगा जैनिज़्म। देखो, जब मॉडर्न पीरियड चल रहा है ना, उस टाइम पे आप नोटिस करोगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? बिकॉज ये दो रिलीजन ऐसे हैं जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जाति सिस्टम चल रहा था ना, कि जो पंडित होगा उसी का बेटा पंडित बनेगा, जो वॉरियर होगा उसी का बेटा वॉरियर बनेगा, और जो इन सभी का सर्वेंट है वही वो अगेन सर्वेंट ही बनेगा। तो उन प्रथाओं को तोड़ रहा था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम सी थी, बट क्यों डिफरेंट थे वो हम हिस्ट्री में देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आर्ट्स के स्ट्रक्चर से देखेंगे, ठीक है। तो अब ये जो आपको स्तूप मिलेंगे, पिलर मिलेंगे, स्कल्पचर मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं इस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से ही एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। वन बाय वन आप देखोगे कि आपको स्तूप मिलेंगे, तो स्तूप के अंदर आप देखोगे कि जो बुद्धा के रैलिक्स थे, ना सिर्फ बॉडी पार्ट्स मतलब बोन्स वगैरह, ऐश वगैरह, इसके अलावा जो चीज़ें वो यूज़ किया करते थे, यानी कि जो बाउल यूज़ किया करते थे फूड कलेक्ट करने के लिए, जो उनकी पैर में पहनने की पादुकाएं थी, उनके लिए अलग से रैलिक्स आप देखोगे, उनके लिए अलग से स्तूप बनाया जाता था। वैसे ही पिलर्स के ऊपर अशोका ने बाद में अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज़्म को वो फॉलो करते हैं। उनके जो फादर थे, फादर ने आजीविका सेक्ट को फॉलो करा था, तो उनकी टीचिंग्स को पिलर्स के ऊपर वो दर्शाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6th सेंचुरी BCE में हम जाएंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि नई रिलीजियस और सोशल मूवमेंट स्टार्ट होती है गंगेटिक वैली में। किस फॉर्म में? तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की फॉर्म में। श्रमण ट्रेडिशन जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो श्रमण ट्रेडिशन का ये पार्ट है। दोनों ही रिलीजन पॉपुलर हो जाते हैं। क्यों पॉपुलर होते हैं? क्योंकि वर्ण सिस्टम जो चल रहा था, जाति सिस्टम जो चल रहा था हिंदू रिलीजन का, उसको ये ओपोज करते हैं, उसके ये अगेंस्ट होते हैं। मगध जो बिहार वाला एरिया आ जाता है, काफ़ी पावरफुल किंगडम यहाँ पे इमर्ज होके आता है, और इसने अप्रॉक्स ना सिर्फ बिहार का बट जितने भी आप हिस्से देखोगे, इतने ही से आप देखोगे ये मगध ने कॉन्कर कर लिए थे। किस टाइम पे? मौर्यन पीरियड के टाइम पे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं, बिंदुसारा पढ़ते हैं, वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और 4th सेंचुरी BCE के टाइम पे हम देखते हैं कि जो मौर्यंस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम अपना एस्टेब्लिश कर लिया बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी BCE। काफ़ी जो इंडिया का हिस्सा था वो सिर्फ मॉडर्न कंट्रोल के अंडर ही था। अशोका जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर माने जाते हैं मौर्यन डायनेस्टी के। चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंदुसार आए, ठीक है, और फाइनली अशोक आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म को फॉलो किया बाद में, ठीक है। सलेखना भी इन्होंने परफॉर्म करी थी, फास्ट अंटिल डेथ जिसको बोलते हैं। बिंदुसार आजीविका सेक्ट को फॉलो करने लग जाते हैं, और फाइनली अशोका जो है वो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे फॉलो होने लगती हैं, और ना सिर्फ इंडिया में ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलेंगी, आप देखोगे इंटरनेशनली भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे अशोका ने बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए अपने लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्री को कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था। सेलोन जिसको बोलते हैं, पुराना नाम श्रीलंका का, तो सेलोन भेजते हैं ताकि वो बुद्धिज़्म की टीचिंग को स्प्रेड कर सके। अब जो ये किंग्स हुआ करते थे, इनका मेन फोकस था कि ये जो बुद्धा की टीचिंग है ये ना सिर्फ एक साम्राज्य में रहे बट आम जनता तक भी जाए। तो उसके लिए ये डिफरेंट पिलर्स बनवाते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अशोकन पिलर। ये जो बिल्कुल आपको साइड में पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ अशोकन पिलर, ठीक है। वैसे ही हमें यक्षास की वर्शिप करते हुए देखने को मिलते हैं, बिकॉज यक्ष और यक्षिणी, बिहार के दीदारगंज में हमें एक यक्ष और यक्षिणा की एक जो लाइव टाइप की जो स्टैचू होता है वो मिल जाता है। तो इससे पता लगता है यक्षास की वर्शिप करी जाती थी। मदर गॉडेस काफ़ी प्रेवलेंट थी इस टाइम पे। मल्टीपल फॉर्म ऑफ वर्शिप आप देखोगे एग्जिस्ट कर रहे थे। जो बुद्धिज़्म था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है सोशल और रिलीजियस मूवमेंट की वजह से। यक्षा की जो वर्शिप थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, इवन बुद्धिज़्म के आने से पहले
भी और बाद में भी, ठीक है। बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टाइम पे भी चलती हैं, बट उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। अब देखो ये जो आपको साइड में अशोकन पिलर दिख रहा है ना, ये वाला, इसकी ना कुछ चीज़ें हैं। देखो एक लंबी सी आपको स्ट्रक्चर दिखेगी ये वाली, फिर उसके बाद आपको ऐसे लगेगा लोटस फ्लावर है, उल्टा लोटस फ्लावर यहाँ पे रखा हुआ है। उसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर और मिलेगा जिसके ऊपर छोटे छोटे एनिमल्स ड्रॉन है, और एक व्हील भी ड्रॉन है जिसमें 24 स्पोक्स लगे हुए हैं। और हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर भी ये 24 फ्लैग के अंदर ये जो 24 स्पोक्स हैं तिरंगा के अंदर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये भी यहीं से पिक करे गए हैं। ऊपर से लाइन देखे तो इनको सारनाथ लाइंस बोल दिया जाता है। आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या हैं कि ये जितने भी पिलर्स हैं ना, इसमें आपको कुछ कॉमन चीज़ें मिलेंगी। जैसे नीचे का एक शाफ्ट होगा, ठीक है, एक शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट होता है। ये जो शाफ्ट होता है ना, ये मोनोलिथिक है नेचर में। मोनोलिथ का मतलब है ये एक ही स्टोन से बनाया गया है, यहाँ पे और स्टोन नहीं जोड़े हैं, बल्कि यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान हुआ करती थी, उसी को शाफ्ट की शेप दे दी गई, ठीक है। तो एक ही पत्थर से इसको बनाया गया। शाफ्ट के ऊपर आप देखोगे, हमने देखा कि ऐसे लग रहा है कि उल्टा लोटस रखा हुआ है इस तरह से। इसको बेल भी बोल सकते हो आप, बेल शेप भी बोल सकते हो, या फिर इन्वर्टेड लोटस भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड लोटस भी बोल सकते हो। और इस टर्म दे दी जाती है यहाँ पे कैपिटल, इसको बोल दिया गया कैपिटल। एक पिलर में क्या चीज़ आ गई, शाफ्ट आ गई, दूसरी क्या चीज़ आ गई, कैपिटल आ गई। एक और चीज़ होती है, ये जो कैपिटल है ना, इसके ऊपर या तो सर्कुलर शेप का या फिर रेक्टेंगुलर शेप का एक अबैकस लगा होता है। और ये जो अबैकस लगा है ना, तीसरे आ जाएगी अबैकस, इसके ऊपर डिफरेंट एनिमल के मोटिव्स बने होते हैं, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर बना होगा इसके ऊपर, तो इसको बोल देते हैं अबैकस। और सबसे टॉप पे कोई ना कोई एनिमल बना होगा, ठीक है, वो लायन हो सकता है, लायन के अलावा आप देखोगे वो एलिफेंट भी हो सकता है, बुल यहाँ पे मिलेगा आपको, तो डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको पिलर्स की स्ट्रक्चरल फॉर्म देखने को मिलेगी। सबसे नीचे शाफ्ट मिलेगी, उससे ऊपर बेल या फिर इन्वर्टेड लोटस जिसको कैपिटल बोल दिया, इसके ऊपर अबैकस होगा जिसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने होंगे, और फाइनली जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होगा वहाँ पे आपको एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, वो आपको पता होनी चाहिए पिलर को लेके। अब हम स्टडी करेंगे पिलर, स्कल्पचर और रॉक कट आर्किटेक्चर। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो रॉक कट आर्किटेक्चर था वो कौन से टाइम पे फ्लरिश करता है, तो वो मॉडर्न के टाइम पे ही फ्लरिश करता है। 6th सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी CE के आसपास तक आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर्स थे ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। अब देखो कुछ टर्म्स हैं वो आपको बार बार देखने को मिलेंगे, उनको पहले ही जान लो। इसीलिए एक मिलेगी आपको चैत्य। अब मैं जब भी चैत्य की बात करूँगी ना, तो मेरा मतलब होगा कि वर्शिप हॉल जहाँ पे पूजा वगैरह करी जाती थी उसको बोल देते चैत्य। एक होते हैं विहार। विहार नाम से ही पता लग रहा है रेस्टिंग फेज होगा जहाँ पे, ठीक है, जब वर्शिप होगी, मेडिटेशन होगी, उसके बाद रेस्ट भी तो करेंगे ना, जो मॉन्क्स और नन्स होती हैं, तो रेस्टिंग जो एरिया हुआ करता था उसको क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। तो अब स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप एंड विहार मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट के लिए आप देखोगे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बुद्धिज़्म में हम देखते हैं वो एक जगह पे नहीं रहा करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था ताकि वो टीचिंग को स्प्रेड कर सके, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक टॉपिक आता है दैट इज़ मोनेस्ट्री। अब मोनेस्ट्री जो थी ये पहले केव्स में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि कई बार बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, तो उसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं तो शेल्टर लेना पड़ेगा ना, तो उस शेल्टर लेने के लिए केव्स वगैरह में चले जाया करते थे। उसके बाद जो एम्परर्स हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, उन्होंने भी क्या किया, इन ट्रेडिशंस को फॉलो करना शुरू किया और दे डिसाइडेड कि हम मोनेस्ट्रीज़ बनवाएंगे। तो मोनेस्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ना सिर्फ अब स्तूप बन रहे हैं, विहार बन रहे हैं, बट उसके अलावा आप देखोगे अब पिलर्स के बनने भी शुरू हो गए। इन्होंने सोचा एम्परर्स ने कि ना सिर्फ ये टीचिंग वर्बली जाए, इसकी रिटर्न फॉर्म्स भी हों। रिटर्न फॉर्म्स के लिए पिलर बना दिए गए ताकि आम जनता तक ये मैसेजेस पहुंच सके। रॉक कट केव्स में आप देखोगे मॉन्यूमेंटल फिगर्स मिलेंगी डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। ये जो ट्रेडिशन था ना पिलर्स को बनाने का, ये बहुत पुराना है। और जो इरेक्शन होती है पिलर्स की वो एक्मेनियन एम्पायर से शुरू हो जाती है। वेस्टर्न साइड आप देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड आप देखोगे तो वहाँ पे एक्मेनियन एम्पायर चल रहा था। अब बोला जाता है कि जो एक्मेनियन एम्पायर है, ठीक है, एक्मेनियन जो एम्पायर है इसके पिलर और जो अशोका के पिलर्स हैं वो रिसेंबल करते हैं। पर जब ध्यान से देखा गया तो दोनों काफ़ी डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे? अभी हमने देखी शाफ्ट, ठीक है, जो नीचे बेस होता है शाफ्ट, वैसे ही हमने अशोकन पिलर में भी देखी शाफ्ट,
पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जैसे अकमेनियन एम्पायर की अगर शाफ्ट देखते ना, ये पॉलीलिथिक थी। पॉलीलिथिक का मतलब था छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करके उनको जोड़ा गया और उसके जाके एक शाफ्ट बना दी गई। ठीक है, इन सभी को जोड़ा गया और तब जाके एक शाफ्ट बनी। जबकि जो अशोकन पिलर्स में आप शाफ्ट देखोगे ना, वो एक ही पत्थर से बनी है, यानी कि एक ही रॉक के ऊपर कार्विंग करी गई, उसको पॉलिश करा गया और शाफ्ट बना दी गई। तो ये रिजेंबल तो करते हैं, बेशक देखने में सेम हो सकते हैं, बट जो उनकी बनाने की स्किल्स हैं, कार्विंग स्किल्स हैं, वो डिफरेंट हैं दोनों में। तो एक्मेनियन में हमने देखा डिफरेंट स्टोन्स को इकट्ठा मिलाया गया, जबकि अशोकन पिलर में हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, एक ही चट्टान से एक शाफ्ट तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस भी बनाई गई। इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, आप किसी भी जब मेटल या फिर किसी रॉक सरफेस या फिर किसी स्टोन के ऊपर जब कुछ चीज़ एनग्रेव करते हैं, उसको खुरेद के लिख देते हैं, तो उसको बोल देते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उस पर उसके बाद हमने देखा जो टॉप पोर्शन होता है पिलर का, उस पर हम कैपिटल लगा देते हैं। कैपिटल जो होता है वो बुल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, एलिफेंट भी हो सकता है। जितने भी कैपिटल फिगर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुली बनाए गए होते हैं, और सर्कुलर अबैकस या फिर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अबैकस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। जो अबैकस होते हैं इनको लोटस से डिज़ाइन कर दिया जाता है, और कुछ एग्जिस्टिंग पिलर जो हैं वो आप देखोगे कैपिटल फिगर के साथ फाउंड मिलते हैं आपको कहाँ कहाँ पे। जैसे बिहार के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस आ जाते हैं, जैसे नंदनगढ़ में देखने को मिलेगा। फिर रामपुरवा भी बिहार के अंदर आ जाएगा। एक आ जाएगा बसारा बकीराहा के अंदर मिलेगा। लौरिया नंदनगढ़ आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये बिहार के अंदर है। वैसे ही यूपी में भी हमें काफ़ी सारे पिलर्स मिलेंगे, जैसे सारनाथ वाराणसी के अंदर, सानकीसा ये भी कहाँ पे आ जाएगा, आप देखोगे उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। जो मौर्यन पिलर के कैपिटल हुआ करते थे सारनाथ में, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बाय द नेम लाइन कैपिटल। काफ़ी ज़्यादा फाइन एग्जाम्पल है मौर्यन पीरियड के टाइम पे, और इसको हमने एज ए नेशनल एम्बलम भी अडॉप्ट किया। ये जो नेशनल एम्बलम हमने अडॉप्ट किया, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, फ्रॉम द सारनाथ पिलर। काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे सर्कुलर अबैकस मिलेगा, जिसके ऊपर हॉर्स, बुल और लाइन को ड्रॉ करा गया है, और इवन एलिफेंट भी वहाँ पे ड्रॉ करा गया है। तो हॉर्स रिप्रेजेंट करता है पावर, बुल रिप्रेजेंट करता है वर्क हार्ड, लाइन रिप्रेजेंट करता है आपकी डोमिनेंसी, एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है जो काम नेचर है बट वॉल्यूमिनस है, मतलब वेट भी ज़्यादा है। आप देखोगे उसके बाद ये जो पिलर कैपिटल था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बुद्धिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट फेस रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ धम्म चक्र परिवर्तन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल। और ये स्टैंडर्ड सिंबल बन जाता है जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ फेजेस होते हैं बुद्धिज़्म के। उसके बाद बिहार चलते हैं, जहाँ पे आपको यक्ष और यक्षिणी के मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इमेज दी गई है यक्ष और यक्षिणी की, ये देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द यक्षिणी। ठीक है, दीदारगंज में ये मिलती है, विच इज़ इन बिहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब यक्षिणी की बात कर लेते हैं। यक्ष और यक्षिणी गॉड ऑफ वेल्थ भी बोला जाता है यक्षा को। कहाँ पे मिले, पटना, विदिशा, मथुरा, इन सभी एरियाज़ में मिलते हैं। मॉन्यूमेंटल इमेजेस हैं जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी ये खड़े हुए हैं प्रॉपर। ये देखो यक्षा परखम यहाँ पे दिखाया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस आपको मिलेगा, और जो फेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिपिक्शन उनकी मिलेगी, पूरी तरह से राउंड होंगे, और उनके चीक्स और फिजियोनॉमिक डिटेल्स वहाँ पे देखने को मिलेगी। एक फाइनेस्ट एग्जांपल मिलता है आपको यक्षी फिगर का फ्रॉम दीदारगंज पटना, जो कि काफ़ी लंबा है, वेल बिल्ट है, और ये सेंसिटिविटी दिखाता है टुवर्ड डिपिक्टिंग द ह्यूमन फिजिक। इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड आपको मिल जाएंगी। अब टेराकोटा फिगरेन जो है वो काफ़ी डिफरेंट डिलिनिएशन दिखाती हैं इफ़ कंपेयर टू दीज स्कल्पचर्स। और जो मॉन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट है, कहाँ पे है, धौली में है। धौली कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। इसकी इमेज देखो तो एलिफेंट शेप में ये कटिंग करी हुई है। वैसे ही लोमस ऋषि की अगर आप एंट्रेंस देखोगे तो कितनी ज़्यादा फाइन डिटेल्ड है। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं जो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे आप देखोगे फ्लरिश कर रहे हैं। तो अशोकन रॉक एडिक्ट्स भी इनको बोलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अशोकन रॉक एडिक्ट्स आते हैं डिफरेंट टाइप के, जिसके ऊपर वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई की चीज़ें थी, टीचिंग की चीज़ें थी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे अगर तो बराबर हिल्स, जो कि गया बिहार के पास में है, और यहाँ पे एक लोमस ऋषि, अभी देखा ना कितनी अच्छी कार्विंग है एंट्रेंस की। तो जो फसाड है, यानी कि जो फेस है इन केव का, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। सेमी सर्कुलर चैत्य, यानी कि जो वर्शिप हॉल हैं वो सेमी सर्कुलर हैं, और
जैसा एंट्रेंस है उनका। एलिफेंट फ्रीज ये भी हमने देख लिया, धौली में मिलेगा उड़ीसा के अंदर। और उसके बाद आप नोटिस करोगे कि ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये कार्विंग मैंने आपको दिखा दी ऑलरेडी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो आजीविका सेक्ट हुआ करता था, जस्ट बिकॉज अशोका के जो फादर थे बिंदुसारा ने अडॉप्ट कर लिया था आजीविका सेक्ट को, तो उस वजह से इन्होंने, जो अशोका थे उन्होंने काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज बनवाई फॉर द आजीविका सेक्ट। उसके बाद लोमश ऋषि केव जो थी, ये भी एग्जाम्पल है, अशोका ने ही डिवोट किया था फॉर द आजीविका सेक्ट के लोग जो उसको फॉलो कर रहे थे। अब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रही थी, तो स्तूप्स बनने लगे, विहार बनने लगे काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर। बोला जाता है अशोका ने अपने बोला जाता है पोते के साथ 84,000 के अराउंड स्तूप्स बनाए थे। ठीक है, पहले 9 स्तूप्स ही हुआ करते थे, फिर वहाँ से इन्होंने रैलिक निकाले। रैलिक का मतलब होता है अवशेष, जो बुद्धा जी के अवशेष हुआ करते थे, और फिर उससे 84,000 के आसपास स्तूप्स बनवाए। अब जब स्तूप शब्द आ जाता है तो स्तूप का आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे जो स्तूप होता है ना, ये कुछ अंडे की शेप की होता है, तो अंडा जो होता है इसको अंडा ही बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक रेलिंग होती है इसके ऊपर, रेलिंग को बोल देते हैं वेदिका। और इसके बाद आप नोटिस करोगे कि देयर इज़ मेधी, ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे तोरण होगा, जो कि डोर एंट्रेंस होता है, तोरण। इसके ऊपर काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनी होती हैं, जातक्स बनी होती हैं, यानी कि जो बुद्धा जी के बचपन की स्टोरीज थी वो सारी इस पे रिप्रेजेंट करी जाती हैं। उसके बाद आप देखोगे हर्मिका जो था, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे बुद्धा के रैलिक्स रखे जाते थे। हर्मिका के बाद आप देखोगे इसके अराउंड एक रेलिंग होती थी, वेदिका जिसको हमने बोला। इसके ऊपर एक छत्र होता था जिसके ऊपर 3 ऐसे एंटीना जैसे लगे होते थे। अब ये जो 3 एंटीना लगे होते थे इनका भी कुछ रेलिवेंस है, जैसे क्या रेलिवेंस है वो देख लो। सबसे पहले 3 लगे हैं ना, तो तीनों का मतलब है धम्म, यहाँ से स्टार्ट करो, बुद्धा, धम्मा और संघा, ये इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बीच की लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है यष्टि। यष्टि रिप्रेजेंट करती है कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है। ठीक है, फिर इसके अराउंड अगर किसी को फेरी लेनी होती थी तो उसके लिए पथ बना हुआ था, और उसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, और इसके अलावा सोपाना, जो स्टेयर्स लगी होती थी उनको बोलते थे सोपाना। तो ये ओवरऑल एक स्तूप का स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट से पार्ट मैंने आपको बताए। अब जो स्तूप्स थे वहाँ पे रेलिक्स रखे जाते थे बुद्धा जी के, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, जैसे राजगृहा, वैशाली, वेथाडिपा, पावा, ये बिहार के आगे, और नेपाल के देखें तो कापिल वास्तु, अलाकापा, रामग्रामा, ये नेपाल में आगे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में अगर देखोगे तो कुशीनगर, पिपलावेना, ये उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करना, कितने हुए ये टोटल, ऊपर 4, 2, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरह से ये पहले थे, बाद में 84,000 के आसपास बन जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे अवंती और गंधार, आउटसाइड गंगेटिक वैली भी बहुत सारे रैलिक्स की हेल्प से स्तूप बनाए गए थे। जो स्तूप बिहार और चैत्य हुआ करते थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए, बहुत सारे इंक्रीज़ हुए बाय द टाइम। आप देखोगे कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, जैसे राजस्थान के बैरत में एक सांची के अंदर आपको ग्रेट स्तूप मिलता है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल वाले एरिया में, तो अशोका के टाइम पे ही बना था। सब्सिक्वेंटली जो स्तूप्स थे, इसकी वजह से जो बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी थी वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि जो बुद्धिज़्म की टीचिंग थी वो आगे फैल रही थी। जैसे नेपाल के अंदर स्तूप को बोला गया चैत्य। ठीक है, वैसे तो वर्शिप हॉल होता है, पर नेपाल के अंदर चैत्य बोला गया, जो बुद्धा का स्तूप हुआ करता था। वैसे ही जापान और साउथ कोरिया के अंदर बोलते हैं फगोरा। फगोरा कहाँ पे, जापान और साउथ कोरिया के अंदर। उसके बाद आप देखोगे इंडोनेशिया में बोलते हैं कैंडी। ठीक है, ये स्तूप को ही डिफरेंट नाम दिए गए। और वैसे ही तिब्बत के अंदर बोलते हैं गावा, ये बोला गया तिब्बत के अंदर, तो डिफरेंट नाम दिए गए क्योंकि डिफरेंट जगह पे ये अब चीज़ें जा रही थी। डोनेशन भी काफ़ी ज़्यादा आने लगा, और इस वजह से जो मोनेस्ट्रीज थी वो और ज़्यादा बनने लगी। कौन कौन यहाँ पे डिवोटीज़ आपको मिलेंगे, जैसे गहापतिज आएंगे, किंग्स आएंगे, और जो डोनेशन थे, ट्रेडर हुआ करते थे, गिल्डर्स हुआ करते थे, वो सारे डिफरेंट प्लेसेस पे जब आया करते थे तो यहाँ पे डोनेशन भी किया करते थे। हाउएवर जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे बहुत कम में कौन कौन, जैसे कान्हा,
पिटल खोड़ा में मिलता है। इनके एक डिसाइपल भी हुआ करते थे जैसे बलाका, ये कॉन्डेन केव्स इन महाराष्ट्र में रहा करते थे। आर्टिसंस थे जिन्होंने स्टोन कार्विंग, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर, कारपेंटर, ये डिफरेंट प्रोफेशन भी इसकी वजह से इमर्ज हो जाते हैं। अब लाइन कैपिटल सारनाथ आप देखते हो तो ये हमने नेशनल एम्बलम भी अपना ले रखा है। तो लाइन कैपिटल जो है ये 100 साल पहले का बना हुआ है, वाराणसी में था। और इसको क्या चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है, तो जब बुद्धा जी ने अपना फर्स्ट sermon दिया था, धम्म चक्र परिवर्तन जिसको बोला जाता है, सारनाथ में ही दिया था, तो उसके रेफरेंस में अशोका ने ये बनवा दिया था। अब जो कैपिटल है इसमें ओरिजिनली 5 कंपोनेंट कंसिस्ट करता है। एक है शाफ्ट जो नीचे वाला पार्ट है जो टूट गया है, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स में। और एक आता है लोटस बेल बेस, एक ड्रम आ जाता है बेल बेस विद 4 एनिमल्स प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में। एंड फिगर है मेजेस्टिक एडॉर्स्ड लाइन्स, 4 लाइन हैं, 2-3 तो दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ है। क्राउनिंग एलिमेंट जिसको धर्म चक्रा बोला जाता है। लार्ज व्हील जो स्पोक्स हैं जिसमें 24 के आसपास, और उसको हमने अपने इंडियन फ्लैग के अंदर भी रखा हुआ है। और ये अभी कहाँ पे है, तो ये म्यूज़ियम है सारनाथ के अंदर, वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और नेशनल एम्बलम की तरह हमने इसको अडॉप्ट कर लिया ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। अब कौन से म्यूज़ियम है, तो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम एट सारनाथ। जो कैपिटल है उसके ऊपर 4 लाइन है, सर्कुलर अबैकस है, और जो लाइन फिगर हैं कैपिटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने को मिलेंगे। और जो फेशियल मैस्क्यूलेचर है लाइन का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर को दिखाता है। इनवर्स्ड लाइंस ऑफ द लिप्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ लिप शो द स्कल्प्टर ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक, यानी कि आप देख सकते हो पूरा एक लाइन की तरह आपको ये दिखाई देगा। दैट इज़ ओवरऑल थिंग दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर। चक्रा व्हील, ये देखो ये वाला जो व्हील है दैट इज़ इनसाइड अवर 24 स्पोक्स का जो व्हील है, ये हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर एडिड है। ये आ गया आपका लोटस जिसको बेल शेप भी बोला जाता है, इन्वर्टेड लोटस कैपिटल भी बोल दिया जाता है। और ये बोलता है कि माइंड को रिप्रेजेंट करता है ये बेसिकली, ठीक है, जो आपका लोटस है। और नेशनल फ्लावर फिर हम लोटस को ही अडॉप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस। और जो मोटिव है लाइन कैपिटल पिलर का वो सब्सिक्वेंट पीरियड तक फॉलो अप किया गया। दीदारगंज की हमने यक्षिणी देखी, तो देखो कितनी सुंदर ये कार्विंग करी गई है। इनके एक हाथ में चौरी है, चौरी का मतलब होता है फ्लाई विस्प, ठीक है, फ्लाई विस्प कुछ उड़ाने के लिए। तो बिल्कुल लाइंस की फॉर्म में दिखाई गई है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट पैटर्न्स इसमें दिखाया गया है। यक्षिणी, ये देखो ये पूरा आप देखोगे पटना में जो म्यूज़ियम है वहाँ पे ये लोकेटेड है इस टाइम पे। और अगर इसमें देखोगे तो चौरी इन्होंने एक हाथ में उठाई हुई है, फ्लाई विस्क जिसको बोलते हैं। दीदारगंज नियर मॉडर्न पटना में ये लोकेटेड है। और जो म्यूज़ियम है वहाँ पे पटना म्यूज़ियम वहाँ पे है, काफ़ी लंबा है, प्रोपोर्शनेट है, बॉडी जैसी रियलिटी में होती है वैसी ही दिखाई गई है। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है, सैंडस्टोन का बना है, पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश्ड है। और राइट हैंड में इन्होंने आप देखोगे कि चौरी पकड़ी हुई है, जबकि जो लेफ़्ट हैंड है इनका वो टूटा हुआ है, ठीक है, राइट हैंड ही है सिर्फ, लेफ़्ट हैंड यहाँ पे टूटा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह इन्होंने होल्ड करके रखी है। और जो नीचे के गारमेंट हैं वो भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें बोली हैं, बल्जिंग बैली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग लाइव दिखता है वैसे ही यहाँ पे इनको दर्शाया गया है। तो ये जो मेथड हुआ करता था ये कलेक्टिव था, डिफरेंट आर्टिसंस आया करते थे इनको बनाने के लिए। ये साइड में आप पिक्चर देखोगे बहरूद स्तूप वर्शिप यहाँ पे दिखाई गई है, यानी कि लोग हैं साइड में और बीच में स्तूप दिखाया गया है जिसकी पूजा कर रहे हैं ये सारे, ठीक है। स्तूप का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, तो अंडा देखा हमने, मेधी देखा, देन छत्र देखी, छत्र बीच में यष्टि देखी, वेदिका रेलिंग्स देखी, प्रदक्षिणा पथ जिसमें लोग फेरी लिया करते थे, तोरण देखा, दैट वाज द एंट्रेंस जिसके ऊपर जातक स्टोरीज मेंशन है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं और ये आप रीड भी कर सकते हो, जो हमने बोली वही सारी हैं, ठीक है। एक ही टाइम पे नहीं बनी ये सारी चीज़ें, डिफरेंट टाइम पे बनती रही, जैसे जैसे डोनेशंस आते रहे तो वैसे वैसे बनती रही। ये सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे वही है प्रदक्षिणा पथ जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बुद्धा जी की लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे डिपिक्ट करी गई, जैसे तोरण के ऊपर हमने देखा जातक्स बताई गई थी, जातक स्टोरी, उनकी बचपन की स्टोरी। फ्यूचर बुद्धा कौन है, तो वो है मैत्री, मैत्री बोला जाता है फ्यूचर बुद्धा को, जो आएंगे अभी, ठीक है, आए नहीं है, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट बनाए गए डिफरेंट, और बुद्धा के बर्थ और जब उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, वो सारे फेजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। महापरिनिर्वाणा जिसको बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन जब उन्होंने सारनाथ में अपना फर्स्ट
सरमन पास करा था, और जब निर्वाणा अटेन हुआ था तो महापरिनिर्वाणा बोला उस स्टेज को। जातक स्टोरी यानी कि बचपन की स्टोरी, जैसे छंदता जातक आ गई, विदुर पुंडिता जातक आ गई, रूरू जातक आ गई, सीबी जातक, वेसांतारा जातक एंड क्षमा जातक। ये डिफरेंट टाइप की बचपन की जो स्टोरीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी इन स्तूप और पिलर्स के ऊपर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।